आज का जो टॉपिक है वो है अपनी ज़बान, जो हमारी किताब है इसका चैप्टर नंबर है 17। ठीक है, 17 टॉपिक है और 17वें टॉपिक यानी चैप्टर का नाम है हमारे एक मशहूर साइंसदान। ठीक है, तो हमारी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनका डिज़ाइन इस तरीके से रखा गया, खास तौर से कि जो लैंग्वेज की किताबें हैं, ताकि थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी मिले और आपकी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जिसकी भी बुक है वो इम्प्रूव भी हो और आप थोड़ा लिख भी पाएँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। एक बार जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, 2-3 चैप्टर ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखे हैं लेटेस्ट पैटर्न में, तो आप जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो आप कोशिश ये करें कि जो क्वेश्चन आंसर्स बुक के बैक में दे रखे हैं वो आप खुद अटेम्प्ट करें। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि हम एक डिस्कशन लेवल पे, आपने थोड़ा सा पहले से आंसर लिख रखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि क्या है टॉपिक। ठीक है, तो लिखने की प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करते चलें। उसमें जो 2-4 वर्ड गलत हो जाएंगे वो आप बाद में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है हमारे एक मशहूर साइंसदान, चैप्टर है 17। ठीक है, साइंसदान कहते हैं साइंटिस्ट को। 1905 में जब ब्रितानवी हुकूमत ने बंगाल को मशरकी और मगरबी 2 हिस्सों में बांटा तो लोग बिलबिला उठे। स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के एक लड़के मेघनाथ साहा को जितना गुस्सा आया इतना शायद और किसी को नहीं आया। बंगाल को एक कराने की जद्दोजहद करने वाले इनकलाबी नौजवानों के जो जत्थे बन रहे थे, इनमें शामिल होने के लिए मेघनाथ की उम्र बहुत कम थी, इसलिए इन्हें अपने गम गुस्से के इजहार के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना था। इन्हें ऐसा मौका इस वक्त मिल सका जब ये ऐलान हुआ कि बंगाल का एक गवर्नर इनका स्कूल देखने आ रहा है। इस सख्त ताकीद के बावजूद कि गवर्नर के इस्तकबाल के लिए हर बच्चे को मौजूद होना चाहिए, साहा और इनके कुछ दोस्त इस दिन स्कूल नहीं आए जिस दिन गवर्नर को आना था। ठीक है, यानी कि स्टोरी जो है वो बहुत सिंपल है। स्टोरी ये है कि स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जो फ्यूचर में बड़े होकर के साइंटिस्ट बने। ठीक है, स्टोरी ये कहती है कि 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी, तो उस समय 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी तो बंगाल जो है उसके 2 हिस्से किए गए और बंगाल में से एक मशरकी बंगाल और एक मगरबी बंगाल बनाया गया, यानी कि एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल बनाया गया। और उस टाइम हिंदुस्तानियों के दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें ब्रिटिश हुकूमत पर। और इसी गुस्से में जो नौजवान लोग थे वो जत्थे बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे और वो कुछ अपने गुस्से का इजहार किसी न किसी तरीके से करते थे। लेकिन एक लड़का है जिसका नाम है मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा 12 साल का है, स्कूल जाता है, लेकिन मेघनाथ साहा जो है वो इन जत्थों में शामिल नहीं हो सकता, इन ग्रुप्स में शामिल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि मेघनाथ साहा की उम्र बहुत कम है। ठीक है, लेकिन मेघनाथ साहा को भी गुस्सा आ रहा है कि भाई ब्रितानवी हुकूमत जो है हिंदुस्तानियों पर इस तरीके से वो बंगाल को उन्होंने डिवाइड कर दिया। मेघनाथ साहा को भी गुस्सा आ रहा है, तो वो अपने गुस्से का इजहार कैसे करें, क्योंकि अब वो जत्थे में तो शामिल नहीं हो सकते, तो वो अपने गुस्से का इजहार करने का एक दूसरा तरीका निकालते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब इनका स्कूल है, जैसे अक्सर आपके स्कूल में भी ऐसा होता है कि जिस दिन कोई बड़ा आदमी आना होता है, कि भाई मान लीजिए किसी दिन अगर प्रिंसिपल भी राउंड पे हो तो उस दिन सारे टीचर्स अपने सही हो जाते हैं, एकदम पढ़ाने लगते हैं तमीज से। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस गवर्नर आने वाला था स्कूल में, तो पूरी सख्त ताकीद की गई थी। ताकीद कहते हैं इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि सभी बच्चों को स्कूल आना है और उनके इस्तकबाल में, उनके स्वागत में, उनके वेलकम में मौजूद रहना है। गवर्नर के वेलकम में बंगाल के गवर्नर आ रहे थे। मेघनाथ साहा भी उस स्कूल में थे और इन्हें मौका मिल गया कि अपनी नाराजगी का इजहार करें, अपने गुस्से का इजहार करें, और ये उस दिन स्कूल नहीं गए। इनके साथ इनके कुछ दोस्त भी उस दिन स्कूल नहीं गए। ठीक है, चलिए अगले दिन साहा और इनके दोस्तों के नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिए गए। यानी अगले दिन क्या हुआ कि साहा और उनके कुछ दोस्त जो उस दिन स्कूल नहीं गए थे उनके नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिए गए। साहा को अपने दोस्तों से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि इन्हें इस वजीफे से भी हाथ धोना पड़ा जो इन्हें चंद महीने पहले मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, तो साहा के दोस्तों को तो सिर्फ स्कूल से निकाला गया, लेकिन साहा से वो वजीफा भी छीन लिया गया जो इनको मिल रहा था। वजीफा कहते हैं स्कॉलरशिप को, जो कि एक रकम आपको दी जाती है ताकि आपकी पढ़ाई में मदद हो सके।
तो वो जो रकम इन्हें स्कूल की तरफ से मिलनी शुरू हुई थी, वजीफ़ा जो मिलना शुरू हुआ था, जो कि कुछ महीने पहले ही मिलना शुरू हुआ था, वो इनका बंद कर दिया गया। तो ये इनके लिए बड़े नुकसान की बात थी। किसके लिए? मेघनाद साहा के लिए। ठीक है, साहा को अपने ये हो गया। एक मशहूर मारूफ साइंसदान बन जाने के बाद भी वतन परस्ती और कुर्बानी का ये जज्बा इनमें मौजूद रहा। वतन से मोहब्बत ने इन्हें कौम का मुअम्मार भी बना दिया। इन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में न सिर्फ साइंस का मर्तबा ऊंचा करने की कोशिश की, बल्कि वो गरीबों की भलाई के लिए भी काम करते रहे। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारे मेघनाद साहा, ये आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने, बहुत मशहूर साइंटिस्ट बने। और मशहूर साइंटिस्ट बनने के बावजूद भी जो बचपन में, जो 12 साल की उम्र में इनके अंदर जो देशभक्ति का, जो वतन परस्ती का जो जज्बा था, वो ख़त्म नहीं हुआ और वो जज्बा बढ़ता रहा। और जब ये साइंटिस्ट बने तब भी ये अपने देश से बहुत मोहब्बत करते थे, अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। और वक्त मिलने पर, साइंटिस्ट तो ये अच्छे थे ही, इसके अलावा वक्त मिलने पर ये अच्छे अच्छे काम भी करते थे, गरीबों की मदद भी करते थे, गरीबों की भलाई के काम भी करते थे। ठीक है, और इन्होंने साइंस के मर्तबे को भी ऊंचा किया और गरीबों के भलाई के काम भी किया करते थे। साहा 6 अक्टूबर 1893 को सेवरा ताली जिला ढाका में पैदा हुए, जो अब बांग्लादेश में है। इनके वालिद की एक मामूली सी परचून की दुकान थी, जिससे घर का खर्च मुश्किल से निकलता था। इसलिए वो चाहते थे कि इनका 5वां बच्चा मेघनाद बचपन से ही घर के लिए कुछ कमाना शुरू कर दे। लेकिन मेघनाद के उस्तादों ने इसरार किया कि वो मेघनाद को तालीम ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि वो बहुत होनहार और ज़हीन तालिबे इल्म थे। आखिर गांव से 11 मील दूर एक बोर्डिंग स्कूल में इन्हें दाखिल करा दिया गया। यानी मेघनाद साहा जो है, इनकी पैदाइश है 6 अक्टूबर 1893 एंड इनकी जो पैदाइश का वक्त है वो आज़ाद हिंदुस्तान से काफ़ी पहले का वक्त है, तकरीबन 50 साल से भी पुराना वक्त है। और उस वक्त इनके फादर जो थे, इनके वालिद जो थे, उनकी एक परचून की दुकान थी। परचून की दुकान वो होती है जो आपके गली मोहल्ले में छोटा छोटा सामान आप लेने जाते हैं, कभी साबुन ख़त्म हो गया, कभी शैम्पू, कभी ब्रेड बटर टूथपेस्ट, ठीक है, ब्रश, बहुत सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की होती हैं। वो चीज़ें आप ख़रीदने जहाँ जाते हैं वो होती है परचून की दुकान, यानी कि जनरल स्टोर जिसे हम कहते हैं। इनके वालिद की भी एक मामूली सी परचून की दुकान थी, और उस परचून की दुकान का जो काम था उससे इनके घर का खर्च मुश्किल से चलता था। यानी घर में तंगी रहती थी, घर का खर्चा भी मुश्किल से निकलता था। और ऐसे माहौल में जब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है फैमिली, तो इनके फादर जो थे, इनके वालिद जो थे, वो ये चाहते थे कि इनका जो 5वां बच्चा है, यानी कि मेघनाद, जो आगे चलकर साइंटिस्ट बने, जिनकी ये स्टोरी है, मेघनाद बचपन से ही कुछ कमाना शुरू कर दें, जिससे घर में एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, और दूसरा ये है कि बड़े होकर के उनको कुछ अच्छा काम मिल जाएगा अगर वो अभी से काम करना शुरू कर देंगे तो। ठीक है, तो ये उनके फादर चाहते थे कि वो अभी से कुछ काम करना शुरू कर दें, जो कि मेघनाद इनके 5वें बच्चे थे। लेकिन इनके टीचर्स ने ये इसरार किया, ये रिक्वेस्ट करी इनके फादर से कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इसके अंदर बहुत अक्ल है, IQ इसका अच्छा है, तो आप इसको आगे पढ़ाइए, इसको तालीम आप ज़रूर दिलवाइए, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप इसकी तालीम अधूरी मत छुड़वाइए, क्योंकि उसमें ये होगा, क्योंकि ये बच्चा बहुत आगे जा सकता है, आप इसको पढ़ाई तो करवाइए ही। ठीक है, तो ऐसा जब टीचर्स रिक्वेस्ट करते हैं तो इनके वालिद मान जाते हैं, और मानने के बाद गांव से 11 मील की दूरी पर एक बोर्डिंग स्कूल था, और वहाँ इनका दाखिल करवा दिया जाता है, इनका एडमिशन करवा दिया जाता है। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद साहा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में फिज़िक्स के लेक्चरर हो गए। यहाँ इन्होंने फ़िज़िक्स के मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें पढ़ी और इन्हें अच्छी तरह पढ़ाया भी। पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर नोट्स तैयार करते हुए इनके सामने एस्ट्रोफिज़िक्स का एक मसला आया। इसी मसले को हल करने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। एस्ट्रोफिज़िक्स सितारों की नौइयत, इनकी गर्मी, इनकी अंदरूनी बनावट और किन किन चीज़ों से मिलकर वो बने हैं वगैरह का मुताला करती है। साहा की उम्र इस वक्त मुश्किल से 25 साल थी। साइंसी दुनिया ने इनके काम को बहुत सराहा।
यानी कि बचपन में एक वो बोर्डिंग स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, वहाँ से फिर ये कॉलेज चले गए और कॉलेज में जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसके बाद में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के ये प्रोफेसर बन गए। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स जब आप आगे पढ़ेंगे तो अभी तो आप साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका जो साइंस सब्जेक्ट है जब वो आप क्लास 9th में जाएंगे तो उसके 3 सब्जेक्ट्स बन जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे जैसे चौक ऊपर फेंकी तो नीचे क्यों आई, ठीक है, जब हम मतलब कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तो नीचे क्यों आएगी, मैग्नेट्स आपस में क्यों खींचते हैं, ठीक है, जितनी भी मशीनें हैं, मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, माइक है, रेफ्रिजरेटर है घर में, टीवी है, वो कैसे, क्या उनका प्रिंसिपल है, कैसे वो चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिक्स के अंदर आती हैं। ऐसी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे कि चीज़ें कैसे बनती हैं, चीज़ें जैसे कि आप खाना बनाते हैं तो कैसे दूध, पत्ती और मतलब अलग अलग चीज़ें जो है मिल करके एक नई चीज़ निकल के आती है। ठीक है, तो उस सब में आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, क्या आपकी बॉडी जो है वो कैसे जी रही है और क्या होगा कि ये नहीं जिएगी, यानी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये चल रही है, कैसे पूरी बॉडी हमारी फंक्शन करती है, कैसे हम काम करते हैं। तो बॉडी से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो वो हमारा मकसद नहीं है, हम मकसद से भटक जाते हैं। तो ये फिजिक्स के लेक्चरर हो गए। लेक्चरर कहते हैं प्रोफेसर, जो कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो लेक्चरर होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पढ़ाने की जॉब ले ली, वहाँ ये टीचर हो गए, हम ऐसा कह सकते हैं। और कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेक्चरर की जॉब ले ली और उसके बाद में ये वहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते थे, ठीक है। तो हुआ ये कि जब ये फिजिक्स पढ़ाते थे तो उसके लिए ये बहुत सारी किताबें खुद पढ़ते थे और उसके बाद में ये पढ़ाते भी थे, अच्छा पढ़ाते थे। और पढ़ाने के लिए ये नोट्स बनाते थे। और नोट्स बनाते, मतलब जब ये नोट्स बना रहे होंगे तभी इनके सामने मामला आया एस्ट्रोफिजिक्स का, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि तारे कैसे हैं, तारों में गर्मी कहाँ से आती है, तारे किस चीज़, तारे समझते हैं ना, स्टार्स। आपका जो सूरज है वो भी एक स्टार है, वो भी एक तारा है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तारों के अंदर गर्मी कहाँ से आती है, ये कैसे जलते हैं, कब नहीं जलते हैं, कब ये ख़त्म होंगे, तो ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपनी स्टडी करी और इस स्टडी को दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा सराहा भी। तो मैं समझती हूँ कि इससे आपको काफ़ी समझ में आ रही होगी ये चीज़, ये क्या है, ठीक है। साहा एक समाजी कारकुन भी थे। इन्होंने खुद भी गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए इन्हें मुल्क के गरीब लोगों का हमेशा ध्यान रहता था। जब मुल्क तकसीम हुआ और मशरिकी बंगाल से लोग भाग भाग कर इधर आने लगे तो इनको आबाद कराने में साहा ने बहुत काम किए। बचपन में अपने इलाके के सैलाब ज़दा लोगों को राहत पहुंचाने के काम में शरीक रहना भी इन्हें हमेशा याद रहा। इन्होंने गौर किया कि सैलाब क्यों और कैसे आते हैं और इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इसके लिए बहुत से दरियाओं की वादियों के बारे में इन्होंने कई मंसूबे तजवीज़ किए। 16 फरवरी 1956 को इनका इंतकाल हुआ, ठीक है। तो साहा जो है वो एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत अच्छा काम किया है और एस्ट्रोफिजिक्स का ही उनका काम जो है वो दुनिया में काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा साहा जो है वो गरीबों को लेकर के बहुत अपना, उनका बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्योंकि इन्होंने खुद भी गरीबी का टाइम बिताया था बचपन में, तो इनको पता था कि किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये हमेशा गरीबों की तकलीफ़ें आसान करने के बारे में सोचते रहते थे। और इसीलिए जब ये इन्होंने देखा कि जब बंगाल का डिवीज़न हुआ और बंगाल में लोग जो है वो अफरा तफरी मचने लगी, तो जो लोग इधर की तरफ आए भाग करके वहाँ से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डिवीज़न होता है तो लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। जब लोग इधर की तरफ आ रहे थे तो उनके पास घर नहीं था, खाने पीने का कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने उन्हें बसाने में, उनको आबाद करने में बड़ी हेल्प करी मेघनाथ साहा ने। इसके अलावा जो सैलाब की वजह से बचपन में इन्होंने, जो सैलाब की वजह से जो लोग बेघर हो जाते हैं उनकी बहुत हेल्प करी थी बचपन में। सैलाब कहते हैं फ्लड को, पानी जो बह करके आ जाता है और पूरे लोगों के घर वर सब तबाह हो जाते हैं, ठीक है।
तो सैलाब क्यों आते हैं, फ्लड्स क्यों आते हैं, इस पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी और इसके लिए इन्होंने काफ़ी मंसूबे भी बनाए, यानी काफ़ी तरीके भी बताए कि अगर हम ऐसा ऐसा कर लें तो इससे हम फ्लड्स पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 16 फरवरी 1956 को इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, सो आई होप आपके लिए चैप्टर काफ़ी इजी रहा होगा समझने में, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, एक इंसान की लाइफ स्टोरी है। आप इसको और अच्छे से अगर आप याद रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बातें फैक्चुअल हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है कि मुंशी जी आपको याद रह जाएंगे। इसके लिए आप करिएगा ये कि मैंने अभी आपको ये चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो बुक से कर लीजिए, बुक नहीं है तब तो और भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो ठीक है, एक नोटबुक लीजिएगा, एक कॉपी का पेज लीजिएगा और इस पेज पर 10 पॉइंट लिखिएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हैं, जैसे कि कब ये पैदा हुए। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिए, कब ये पैदा हुए, किसी भी लैंग्वेज में लिख लीजिए, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आपको याद रखने हैं ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, कब पैदा हुए, कब इनका इंतकाल हुआ, इनके वालिद क्या करते थे, इनका नाम क्या था। ठीक है, इस चैप्टर में जिस इंसान का जिक्र है उसका नाम भी आपको याद रहना चाहिए। ये अपने घर में कौन से नंबर पे थे, 5वें बच्चे थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने साइंस में कौन सी फिजिक्स में काम किया है, ये आपको याद रहना चाहिए। और ये एस्ट्रोफिजिक्स में इन्होंने काम किया है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है। ठीक है, तो ये सब के बारे में मैंने आपको बता दिया एंड आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसकी एक्सरसाइज करा दूंगी और मुझे लगता है कि इसकी एक्सरसाइज करानी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छी रही होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर का मतलब। और अब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा आपके शुरू के 5 चैप्टर की वीडियोस मौजूद है चैनल पर और लास्ट के जो आपका हवाई किले और आखिरी कदम वो भी मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। उसकी शॉर्ट वीडियो भी है, 10 मिनट की क्लिप भी है और 40 मिनट का वीडियो भी है, आप दोनों देख सकते हैं। 40 मिनट में आपको वर्ड बाय वर्ड समझाया है मैंने और 10 मिनट वाली क्लिप में आपको फटाफट जो है ना एकदम से समझा दिया कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।